लॉजिकल्स वेलकम टू अ थर्ड पार्ट ऑफ आईपीसी। इस पार्ट में हम जनरल एक्सेप्शंस कवर करने वाले हैं और जनरल एक्सेप्शंस में एक्सीडेंट, नेसेसिटी, इन्फेंसी, इंसानिटी और ड्रंकननेस, मतलब सेक्शन 80 से लेके 86 तक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टार्टिंग विद सेक्शन 80, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। सबसे पहले ये समझना होगा कि अगर आप कोई लॉफुल एक्ट कर रहे हो तभी एक्सीडेंट माना जाएगा, वरना एक्सीडेंट को हम एक्सीडेंट की डेफिनेशन, जो कि आईपीसी ने डेफिनेशन दे रखी है एक्सीडेंट की, हम उसमें कवर नहीं करेंगे। सो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act and in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution. So सबसे पहले हम इसके essentials पढ़ेंगे कि इस सेक्शन 80 के लिए essentials क्या है। तो essentials हैं हमारे with proper care and caution। इससे हमारा गुड फेथ डिफाइन होता है। इम्प्लाइडली अगर हम इसे देखें तो ये गुड फेथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 52 में जो गुड फेथ लिखा है वो भी यही कहता है कि अगर आपको एक एक्शन विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन कर रहे हो और गुड फेथ में कर रहे हो तो हम उसे गुड फेथ की डेफिनेशन में कवर करेंगे। उसके बाद बाय लॉफुल मीन्स, लॉफुल मैनर एंड लॉफुल एक्ट, ये तीनों भी हमारे इंग्रेडिएंट्स है। एंड लास्ट, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, मतलब जो भी एक्ट हुआ है उसकी किसी पर्सन की, जिसके थ्रू हुआ है, जिसके साथ हुआ है, उसे ना तो नॉलेज थी और ना ही क्रिमिनल इंटेंशन थी ऐसा एक्ट करने की, क्योंकि अगर क्रिमिनल इंटेंशन होती तो वो मिसफॉर्च्यून या एक्सीडेंट में कवर नहीं होता। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट वीडियो वाला ही कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि क्राइम के एलिमेंट्स क्या होते हैं। क्राइम के एलिमेंट्स 4 होते हैं: मेंस रिया, एक्टस रिया, ह्यूमन एंड इंजरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस रिया की। तो मेंस रिया इज़ द गिल्टी इंटेंट। जब तक किसी इंसान की गिल्टी इंटेंशन नहीं होगी एक एक्ट करने की, हम उसे क्राइम काउंट नहीं कर सकते। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी डू नॉट काउंट अ क्राइम, इट डू नॉट काउंट अ एक्ट एज एन क्राइम विदाउट गिल्टी इंटेंशन। सो हियर in accident we don't have guilty intent. There may be a guilty act but there is no guilty intent because यहाँ पे essential में ही लिखा है without any criminal intention or knowledge. So now accident का जो भी event होता है वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसकी कोई फोर्सी एक्सपेक्टेशन ना हो। अगर आप देख रहे हैं कोई एक्सीडेंट हुआ है और आपको पता चल रहा है कि एक्सीडेंट रुक सकता था क्योंकि ये बंदे को, जो कार ने जिस लेडी को हिट किया, उसे वो पहले से ही दिख रही थी, तो उसे वो नॉलेज हो गई, एक फोर्सी एक्सपेक्टेशन हो गई कि हाँ ये कार लग सकती थी। उसके बाद भी अगर लगती है तो इसे हम एक्सीडेंट में काउंट नहीं करेंगे, और अगर फोर्सी एक्सपेक्टेशन नहीं है तो हम उसे एक्सीडेंट की डेफिनेशन में काउंट करेंगे। तो दिस इज सेक्शन 80, reminding you all again that all the exceptions under section 176 to 106, all the exceptions are based on mens rea. अगर आपकी इंटेंशन नहीं है तो हम उस एक्ट को क्राइम नहीं बोलेंगे। सिर्फ मेंस रिया पर बेस्ड हैं सारे एक्सेप्शंस। तो मेंस रिया को अच्छे से पढ़ना है और उसका एक लीगल मैक्सिम है जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी कवर करा था और लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। एक्टस नॉन फेसिट निसी मेंसित रिया, ये लीगल मैक्सिम यही बोलता है कि विदाउट गिल्टी इंटेंशन देयर विल बी नो क्राइम। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 81. 81 talks about necessity, and this is based on a legal maxim or a doctrine that necessity knows no law.
नेसेसिटी को कोई लॉ नहीं पता होता, क्योंकि नेसेसिटी इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन is not forced, but the person is in a condition that he have no other way. For example, if a person have two ways, less dangerous and more dangerous, तो अगर एक इंसान के पास दो तरीके हैं, दो जगह हैं जाने की, एक जो है मोर डेंजरस है, एक लेस डेंजरस है, एंड ही हैव नो अदर वे, यही दो है, तो अगर वो जानबूझकर वो पर्सन मोर डेंजरस की तरफ जाता है तो वो नेसेसिटी की डेफिनेशन में नहीं कवर होता। नेसेसिटी की डेफिनेशन में वो तभी कवर होगा जब वो लेस डेंजरस वे में जाएगा। हमेशा एक पर्सन को, चाहे नेसेसिटी हो या कुछ भी हो, ऐसा वे लेना चाहिए जो कि लेस डेंजरस हो। अगर पर्सन जानबूझकर दो ऑप्शंस होने के बाद भी ज़्यादा हार्मफुल वे की तरफ जाता है तो उसके बाद हम उसे नेसेसिटी में कवर नहीं करेंगे। It is based on a legal maxim, jus necessitas non habeat legum. इसका मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, necessity laws no law. Then we'll read two ingredients of necessity. Act must be done in good faith. There must be no mens rea. यहाँ पर भी मेंस रिया नहीं होना चाहिए और एक्ट एक गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ हुआ है कवर अंडर सेक्शन 52 एंड हम इतनी बार गुड फेथ कर चुके हैं, बट अभी तक हमने गुड फेथ को बेयर एक्ट से नहीं पढ़ा। तो एक बार हम गुड फेथ को बेयर एक्ट से रीड कर लेते हैं, जिसके अंदर मैं एसेंशियल्स क्या है आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एसेंशियल्स आर विथ ड्यू केयर एंड कॉशन, बट एक बार हम रीड करेंगे बेयर एक्ट से। Okay, so in Mayor Act, under section 52, it is written that nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention. तो हमने यहाँ से भी रीड कर लिया और हमारे एसेंशियल वही दो बनते हैं, अटेंशन, केयर, कॉशन। ये होना ही चाहिए, तभी हम किसी को गुड फेथ या फिर हम किसी भी एक्सेप्शन में कवर करने के लिए अटेंशन, ड्यू केयर और कॉशन, ये तीन चीज़ें और विदाउट मेंस रिया ये होना ही चाहिए अगर हम किसी भी जनरल एक्सेप्शन के अंदर कवर करना चाहते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 82 एंड 83 दैट टॉक्स अबाउट इन्फेंसी। अभी सबसे पहले हम ये समझेंगे इन्फेंसी किस एज ग्रुप के लिए बात कर रहा है। Under section 82 we are talking about child of age under 7 and under section 83 we are talking about child of age above 7 and below 12। सबसे पहले इस सेक्शन को समझने के लिए या इस इन्फेंसी के कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक चार्ट देखेंगे और उसके बाद बेयर एक्ट से रीडिंग करेंगे और एक और बारी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। अंडर दिस इन्फेंसी देयर आर टू सेक्शंस 82 एंड 83 विच टॉक्स अबाउट इन्फेंसी और द एक्ट ऑफ द चाइल्ड। सो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ इन्फेंसी: अंडर 7 years, above 7 years and below 12, and above 12 years. They all are child according to the definition of child, not in IPC but in other law. Every person which is under the age of 18 is minor, but in IPC we have 3 distinctions. First, under the age group of 7 years, then above 7 years and below 12 years, third above 12 years. तो अगर कोई भी एक्ट 7 साल से नीचे का बच्चा करता है तो उसके ऊपर एक लीगल मैक्सिम लगेगा, डॉली इन कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स का मतलब है that the person or the child is not able or not capable of committing an offense, because that person or the child is not able or capable to make the mens rea, to form the mens rea. Next we have age group of above 7 years and below 12 years. जो भी पर्सन इस एज ग्रुप में लाई करेगा उसके
उसके लिए हमें लेवल ऑफ मेच्योरिटी देखना पड़ेगा इस चीज़ को देखने के लिए कि वो लायबल है या नहीं है। तो अगर लेवल ऑफ मेच्योरिटी देखने पर हमें लगता है या पता चलता है कि वो मेच्योर है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर मेच्योर है, तो वो लायबल है। बट अगर वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर इमेच्योर है तो वो लायबल नहीं है। तो देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटी कि जो भी पर्सन या चाइल्ड अबव 7 और बिलो 12 हो वो लायबल भी हो सकता है और नॉट लायबल भी हो सकता है। बट in the previous age group under section 82, if a child is under age group of 7, then the person or the child will not be liable. वो किसी भी केस में फिर लायबल नहीं हो सकता अगर वो 7 साल से नीचे है। 7 साल से ऊपर है, 12 साल से नीचे है तो लायबल भी हो सकता है, लायबल नहीं भी हो सकता, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ मेच्योरिटी। थर्ड, वी हैव द एज ग्रुप ऑफ अबव 12 ईयर्स। अबव 12 ईयर्स में पर्सन लायबल होगा क्योंकि वो 12 साल से ऊपर है और उसके पास इतनी मेच्योरिटी है कि वो मेंजरिया फॉर्म कर सकता है। और इसके अंदर एक और एडिशन मैं बता देती हूँ कि लॉ ये प्रिज्यूम करेगा अंडर द एज ग्रुप ऑफ अबव 7 एंड बिलो 12 दैट अ पर्सन हैव मेच्योरिटी। लॉ की एजम्पशन से लेवल ऑफ मेच्योरिटी हमेशा इंटेलेक्ट मेच्योरिटी ही होगी, बट ये ड्यूटी है लॉयर की टू प्रूव दैट कि वो इंटेलेक्चुअल इमेच्योर है चाइल्ड। तो ये हमारा एडिशन था। एंड नेक्स्ट वील रीड फ्रॉम मेयर एक्ट सेक्शन 82, एक्ट ऑफ चाइल्ड। अंडर 7 years of age, nothing is an offence which is done by a child under 7 years of age. Section 82 of Indian Penal Code or IPC, act of child above 7 under 12 of immature understanding. Nothing is an offence which is done by a child above 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion. I hope it's clear. Next we have section 84 which talks about insanity. Insanity is based on the same legal maxim and the concept that no mental maturity to form intention. मतलब एक पर्सन जो कि इंसेन है या फिर अनसाउंड माइंड का है तो वो पर्सन इतनी मेंटल मेच्योरिटी में नहीं होता कि वो इंटेंशन फॉर्म कर पाए। इंसेन पर्सन अगर कोई क्राइम करता है तो वो एक्सेप्शन में कवर होगा, वो एग्जेम्प्टेड होगा फ्रॉम द लाइबिलिटी। मेंटल एबनॉर्मलिटी एंड अनसाउंड माइंड, इस सेक्शन में हम लोग मेंटल एबनॉर्मलिटी एंड अनसाउंड माइंड के बारे में रीड करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेयर एक्ट से। एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, by reason of unsound mind is capable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law. मतलब वो पर्सन जो अनसाउंड पर्सन है वो इस कंडीशन में नहीं होना चाहिए कि उसे ये पता हो कि जो वो इंसान कर रहा है वो या तो गलत है या फिर कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। अगर उसे इस चीज़ की नॉलेज है, वो इस स्टेज में है कि वो समझ सकता है कि ये चीज़ गलत कर रहा है वो या कॉन्ट्रेरी टू लॉ कर रहा है, तो वो पर्सन अनसाउंड की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। ऑल्सो हमने एक और इंग्रेडिएंट निकाला है जो कि है एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। अगर एक पर्सन जैसे टेम्परेरी अनसाउंडनेस होती है, जो कुछ टाइम पर पर्सन अनसाउंड होता है और कुछ टाइम पर पर्सन साउंड होता है, तो जब वो पर्सन वो एक्ट कर रहा है अगर उस टाइम पे वो अनसाउंड है
तभी हम इस पर्सन के एक्ट को अनसाउंडनेस में कवर करेंगे, वरना हम इसे कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उस पर्सन की अनसाउंडनेस से मतलब तब है जब वो एक्ट कर रहा है, क्योंकि हम उस एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, हम उस एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और उसके एक्ट की वजह से ही हम उसे लायबल और नॉन लायबल बोलेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो एक्ट है। वो एक्ट करते हुए अगर वो लायबल है, अगर वो एक्ट करते हुए अनसाउंड है तभी वो लायबल नहीं होगा, और अगर वो एक्ट करते हुए साउंड है तो वो लायबल होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एक्ट करने के बाद साउंड था या नहीं था, या उस एक्ट करने से पहले साउंड था या नहीं था। उसके बाद वी हैव 3 टेस्ट फॉर इंसैनिटी, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट, insane delusion test, and McNaughton's rules. We'll cover all these tests in other video. Next we have section 85 and 86, which talks about drunkenness. Now similarly like section 82 and 83, we have 2 types of drunkenness: voluntary intoxication and involuntary intoxication. Involuntary intoxication is covered under section 85 and voluntary intoxication is covered under section 86. Now we have the same basis that the person or the drunken person is not able to form or have a mental element for the crime. So next we have section 86. In 86, the law presumes that the person had the knowledge because he had intoxicated himself on voluntary basis. He voluntarily intoxicated him. That is why the law presumes that the person had the knowledge. But under section 85, if the person is involuntarily intoxicated by fraud, force or without knowledge, then he will be exempted from the liability. Reading from the Bare Act. Act of person incapable of judgment or by reason of intoxication caused against his will. Against his will matlab involuntary. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law, provided that the thing which intoxicated him administered to him without his knowledge or against his will. Section 86. Offense requiring a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. In cases where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had done with same knowledge as he would have done if he had not been intoxicated. मतलब अगर वो पर्सन कुछ ऐसा एक्ट करता है जिसमें कि वो इंटॉक्सिकेटेड है और वो तब एक्ट कर रहा है, तो लॉ ये मानेगा कि उसको वो नॉलेज थी और वो पर्सन तब भी वो एक्ट करता है अगर वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता. Unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. Unless अगर ऐसा प्रूफ हो जाए कि जो चीज़ उसे इंटॉक्सिकेट कर रही थी वो उसकी विल के अगेंस्ट थी. मतलब अगर इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन है तो लायबल नहीं है, बट अगर वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन है तो पर्सन लायबल है. With this, we are ending our third part of IPC. In next part, we will be covering consent, compulsion, trifles, and might be in the fourth video, we will also be covering private defense. Private defense is a huge topic, so
Most probably I'm planning to make a separate video for private defense, but let's see. Thank you for watching, and if you are new to this channel, please subscribe, like and share, and happy Diwali in advance.